हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड नॉलेज। मेरा नाम सुमित कुमार है। आज हम इस वीडियो की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वैक्सीन हमारे लिए बेहतर रहेगी। कई लोगों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं, कोई लगवाने वाले हैं, लेकिन हर आदमी के दिमाग में ये सवाल चलता रहता है कि कौन सी वैक्सीन सही है, मेरे को ये लगवानी चाहिए या मेरे को कोवैक्सीन लगवानी चाहिए, कोविशील्ड लगवानी चाहिए, कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, कौन सी मेरे लिए ज़्यादा कारगर होगी, कहीं किसी का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, या कोवैक्सीन से रिलेटेड हमारे दिमाग में कई सारी बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो आओ इस वीडियो की मदद से हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को मैंने 6 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डेवलप की जाती है, कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है। सेकंड पॉइंट में हम इसका डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये काम करती है। तीसरे पॉइंट में हम इसके में डिस्कस करेंगे कि इसकी एफिकेसी क्या है, आखिर ये वैक्सीन हमारे लिए कितना कारगर है, कितना कामयाब है ये वैक्सीन। चौथे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जो भी वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं इसके हमारी बॉडी पे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पाँचवें पॉइंट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये वैक्सीन में डोजेस फ्रिक्वेंसी क्या है, इसमें डोजेस कितनी डोज लगती है, कितनी बार लगवानी है और ये किस फॉर्म में अवेलेबल है। और छठे पॉइंट में बात करेंगे कि ये कौन से टेम्परेचर पे रखना, अपना नॉर्मल टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरी है इसको स्टोर करने के लिए, या फिर कोई एडिशनल टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इसके पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ पे बनती है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, ये कहाँ पे डेवलप की जाती है। तो सबसे पहले हम कोवैक्सीन की बात करेंगे। दोस्तों, कोवैक्सीन हमारी इंडिया में ही डेवलप की जाती है, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। हमारी इंडिया में ये भारत बायोटेक कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है और ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मदद से और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, ये तीनों रिसर्च इंस्टीट्यूट आपस में काम करते हैं और इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। सेकंड वैक्सीन कोविशील्ड। दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही है, जो पुणे बेस्ड कंपनी है। दोस्तों, ये अगर वैक्सीन की बात करें तो इसका रिसर्च फार्मूला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन दोनों ने मिलकर बनाया गया है, जो कि यूके बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया उस फार्मूले को यूज़ कर रही है और यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर हो रहा है। थर्ड वैक्सीन स्पुतनिक वी। दोस्तों, ये वैक्सीन गामाले रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जो कि रशिया में है, उन्होंने उसकी खोज करी है और उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। ये वैक्सीन बेसिकली रशिया बेस्ड वैक्सीन है, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले गवर्नमेंट ने इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है और ये वैक्सीन अभी डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा इंडिया में अवेलेबल हुई है और धीरे धीरे अब ये अच्छे से अवेलेबल होगी। अभी वाइडली अवेलेबल नहीं है, किसी जगह पर अवेलेबल हुई है और आने वाले टाइम में ये अच्छे से वाइडली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमारा इंडिया में अगर बात करें तो वो ही अच्छे से अवेलेबल है। स्पुतनिक भी अभी इतनी अच्छे से नहीं हुई, जैसे जैसे होगी तो वो और अच्छे से आपको मिल पाएगी। सेकंड पॉइंट, टेक्नोलॉजी। अब हम ये जानेंगे इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोवैक्सीन के बारे में। दोस्तों, कोवैक्सीन हमारी इंडियन बेस्ड वैक्सीन है, जिसमें होल वीरोन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। नाम थोड़ा अजीब है, थोड़ा लंबा है। अगर हम इसके नाम से इसको जानने की कोशिश करें तो हमें इसको जानने में और आसानी होगी। जैसे कि होल माने कंप्लीट और वीरोन माने इन्फेक्टियस फॉर्म ऑफ वायरस, यानी वायरस का जो इन्फेक्टेड फॉर्म होती है उसको हम वीरोन कहते हैं। इनएक्टिवेटेड मतलब यानी वो एक्टिव नहीं है, उसको हम डेड कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि अगर इस वैक्सीन में हम कोरोना वायरस की डेड फॉर्म, यानी कोरोना वायरस का जो डेड फॉर्म होती है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, उस वाले फॉर्म को यूज़ करते हैं इस वैक्सीन को बनाने में। दोस्तों, ये वैक्सीन में हम कोरोना वायरस जो डेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी में कोई हार्म नहीं होता, बस ये वैक्सीन हमारे नॉर्मल फॉर्म में बनाई जाती है। जैसे कि हमने अदर वैक्सीन भी इसी फॉर्म में बनाई गई है। जैसे कि आपने पोलियो वैक्सीन सुना होगा, ये वाली भी टेक्नोलॉजी उस पोलियो वैक्सीन में भी हमने पहले यूज़ कर पाए हैं, उस पोलियो जैसी बीमारी को हम रोक पाए हैं। तो वही वैक्सीन ये है। जैसे कि ये वैक्सीन हमारी स्पेशली उस वायरस को से फाइट करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी डेवलप करती है, ताकि जब वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर देती है उस वायरस से लड़ने के लिए। सेकंड वैक्सीन कोविशील्ड। दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन में हम वायरल वेक्टर वैक्सीन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अगर हम इसके नाम से ही जानना चाहें तो वायरल वेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा टूल जो बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं
किसी जेनेटिक मटेरियल को किसी सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी किसी जेनेटिक मटेरियल को कोडिंग करने के लिए अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ में ट्रांसफ़र किया जाए तो उसमें हम वायरल वेक्टर को टूल को यूज़ किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस वैक्सीन में मॉडिफाइड चिंपैंजी एडिनो वायरस यूज़ किया जाता है इस वैक्सीन को बनाने के लिए। यानी आप कह सकते हैं इसमें हम एक लाइव वायरस यानी कि जिंदा वायरस यूज़ करते हैं इस वैक्सीन को बनाने के लिए। दोस्तों एडिनो वायरस एक वो वायरस होता है जिसके कारण हमें कफ या कोल्ड होता है, तो हम इसी वायरस को मॉडिफाइड करके अपना इस वैक्सीन को बनाने के लिए इसको प्रिपेयर करते हैं। अगर हम और भी जानना चाहें तो आपने सुना होगा इबोला वायरस, जो अभी हमने काफ़ी टाइम पहले आया था, तो उस इबोला वायरस को ख़त्म करने के लिए इबोला वैक्सीन बनाई गई थी, वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड थी। थर्ड वैक्सीन स्पुतनिक वी। दोस्तों इस वैक्सीन में भी वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है जो कि हमने कोविशील्ड में यूज़ करी है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि जो उस वैक्सीन में एक ही टाइप का वायरस यूज़ किया गया है, बस इस वैक्सीन में 2 टाइप के वायरस यूज़ किए गए, जिसमें हम कह सकते हैं इसमें एडिनो वायरस 26 टाइप यूज़ किया गया है और एडिनो वायरस 5 टाइप यूज़ किया गया है, और बाकी सारी टेक्नोलॉजी इसमें सेम है। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसकी एफिकेसी। आखिर ये वैक्सीन हमारे लिए कितनी कारगर है। अगर सबसे पहले हम अपनी कोवैक्सीन इंडियन बेस्ड वैक्सीन की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी वैक्सीन जिसकी एफिकेसी अगर 50% से ऊपर है तो यानी वो वैक्सीन हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हम इन वैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन की जो एफिकेसी है, जो कि हमने न्यूज़पेपर में या किसी भी अपना हेल्थ चैनल पे या किसी भी अपना न्यूज़ चैनल पे अगर देखा जाए तो इस कोवैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 75 से 85% है। और अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड की एफिकेसी है वो 70 से लेके 80 या 82% के आसपास रहती है। और अगर हम थर्ड वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीन की बात करें तो अभी हालांकि वो मार्केट में इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं हुई है, लेकिन जैसे उसके डेटा अवेलेबल हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए इसकी एफिकेसी 70 से 92% इसकी एफिकेसी हमें प्रोवाइड करती है। फोर्थ पॉइंट, जैसा कि हम इसके डोजेस और इसके फॉर्म के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहले हम कोवैक्सीन के बारे में जानना चाहेंगे। दोस्तों कोवैक्सीन हमारी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है, यानी हमें तरल पदार्थ के रूप में अवेलेबल होती है। और अगर इसके डोजेस की बात करें तो हमें इसकी 2 डोज लेनी पड़ती है। फर्स्ट डे जो नॉर्मल डोज होती है, जो सेकेंड डोज होती है जो बूस्टर डोज होती है, जो पहली डोज को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए होती है। और सेकेंड वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन, अगर हम कोविशील्ड की वैक्सीन की बात करें तो ये भी हमें सेम लिक्विड फॉर्म में तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है और इसकी भी सेम 2 डोज हमें लेनी पड़ती है। पहली डोज नॉर्मल डोज होती है, सेकेंड डोज जो बूस्टर डोज होती है जो और भी ज़्यादा उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। थर्ड वैक्सीन स्पुतनिक वी, थर्ड वैक्सीन की बात करें इसमें भी हमें 2 डोज लेनी पड़ती है, लेकिन इसमें हमें ये जो हमारा स्पुतनिक वी वैक्सीन है ये हमारे पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि कोवैक्सीन होगी कोविशील्ड वैक्सीन होगी, इसमें जो दोनों ही डोज में सेम ही मेडिसिन यूज़ करी जाती है, कोई अलग से वैक्सीन नहीं यूज़ करी जाती। लेकिन अगर हम स्पुतनिक वी की बात करें तो स्पुतनिक वी में हमारी 2 डोजें यूज़ होती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डोज यूज़ होती है। इसका मतलब ये जो पहली डोज होती है उसमें मेडिसिन अलग होती है और जो सेकेंड मेडिसिन होती है उसमें मेडिसिन दूसरी होती है। तो हम कह सकते हैं कि स्पुतनिक वी में हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि भाई पहली वैक्सीन तो हमने लगवा ली और दूसरी वैक्सीन के लिए या तो हमने वेट करना पड़ेगा या वैक्सीन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट, साइड इफेक्ट। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहला साइड इफेक्ट इसका यही रहता है कि जहाँ पे भी आपकी वैक्सीन लगती है, जिस भी अपना हाथ पे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ा सा इचिंग सी हो सकती है, थोड़ा सा पेन या दर्द हो सकता है और थोड़ा सा वहाँ पे छोटे मोटे दाने भी हो सकते हैं लाल लाल रेड कलर के। तो ये एक तरह से नॉर्मल होता है जो कभी भी नॉर्मल इंजेक्शन में हो सकता है। सेकेंड, हेडेक, आपको एक सर दर्द हो सकता है। थर्ड, आपको जो मेन जो सबसे ज़्यादा इसमें देखा गया इसमें फीवर ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ होता है, किसी केसेस में होता है और इससे हमें कुछ डरना नहीं चाहिए। अगर हम छोटे बच्चों की भी बात करें तो जब बच्चे होते हैं जो 1-2 साल के होते हैं उनमें भी हम वैक्सीनेशन लगाने जाते हैं तो उनको भी वैक्सीन के बाद नॉर्मल बुखार आ जाता है, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद सही हो जाता है। तो सेम वैसा ही है, इसमें भी बुखार आ जाता है लेकिन वो 2-3 दिनों में अपना आप ही नॉर्मल हो जाता है। कई केसों में वैक्सीन में इसमें बुखार नहीं भी आता, तो एक नॉर्मल है, आएगा तो भी नॉर्मल है, नहीं आएगा तो भी नॉर्मल है। फोर्थ पॉइंट, अगर हम इस वैक्सीन से थोड़ी सी टायर्डनेस, कुछ थकान भी थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं कि हमें लगवाने के बाद थोड़ा सा 1-2 दिन हमें इसमें थकान भी हो सकती है और इसमें हमें कुछ मसल्स पेन्स वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ हमारी मसल्स में थोड़ा बहुत दर्द भी हम इसमें महसूस कर सकते हैं और थोड़ा सा ठंड या हमें कुछ चिल या थोड़ा सा ठंड लगना भी थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। तो अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नॉर्मली इसके साइड इफ़ेक्ट है
तीनों ही वैक्सीन के। लेकिन अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा गया है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसमें कुछ ब्लड क्लोटिंग की खून का जमने की थोड़ी सी किसी पेशेंट्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में या किसी न किसी पेशेंट्स के कुछ खून जमने की कुछ ना कुछ शिकायतें आई हैं। अगर कोई बॉडी में थोड़ा सा खून जम जाता है तो उसको थोड़ा सांस लेने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है, छोटी मोटी और भी कुछ प्रॉब्लमें निकल सकती हैं। तो खून जमने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कोविशील्ड वैक्सीन में देखी गई है। लेकिन अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो उसमें कोई भी ऐसा कुछ क्लोटिंग का या कुछ खून जमने की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं देखी गई है। और रही बात स्पुतनिक वी की, अगर स्पुतनिक वी का तो अभी रिसेंटली अभी आया है, अभी धीरे धीरे वो लगना स्टार्ट हो रही है। तो अभी इसके हमारे पास कुछ डेटास नहीं है और या उसके हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। 6th पॉइंट, इसके टेम्परेचर की बात करते हैं। के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना इसके लिए ज़रूरी रहता है। टेम्परेचर बढ़ने से इसकी थोड़ी एफिकेसी में फ़र्क आता है, जो कि काफ़ी हद तक इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो इसकी जितनी भी इसके आपको बॉडी में मदद करती है वो कहीं हद तक इसमें थोड़ा कम हो जाती है। 6 के 6 पॉइंटों से हम काफ़ी हद तक इसके बारे में जान सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जैसे हमने यूज़ करी है जो और वैक्सीन में, जैसे कि कोवैक्सीन की बात करें तो पोलियो वैक्सीन में भी यूज़ करी गई है। यानी वो वैक्सीन की जो भी टेक्नोलॉजी करी काफ़ी इफेक्टिव है हमारे लिए। जैसा कि हमारे पोलियो में इफेक्टिव है तो इसमें हमारे कोरोना वायरस में भी इफेक्टिव होगी। कोविशील्ड में भी हमने इबोला वायरस के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है वही यहाँ पे कोविशील्ड में भी यूज़ करी, यानी वो भी बहुत इफेक्टिव है। और स्पुतनिक वी भी उतनी ही इफेक्टिव है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या कोई भी वैक्सीन हो, आप जल्दी से जल्दी लगवाएं, क्योंकि ना लगवाना एक तरह का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उसको हम कोई भी वैक्सीन एक लगवा लेते हैं तो हमारे लिए कुछ काफ़ी हद तक हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी काफ़ी हद तक तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कोविशील्ड ही लगवाऊंगा, कोवैक्सीन ही लगवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन किया कि अगर इसकी एफिकेसी, टेम्परेचर या किसी भी पॉइंट को हम उठा के अगर बात करें तो सारी वैक्सीन लगभग सब सेफ़ हैं तभी ये यूज़ करी जा रही है, तभी ये इंडिया में या इंडिया के बाहर तभी ये वैक्सीन भी यूज़ करी जा रही है। ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं बनती जो हमारी किसी भी इंसान के लिए जो नुकसानदेह होगा। अगर नुकसानदेह रहेगी तो वो गवर्नमेंट हो गई या कोई भी उसको नहीं यूज़ करेगा। लेकिन ये काफ़ी हद तक यूज़ करी जा रही है, काफ़ी लोगों ने लगवा भी ली है। यहाँ तक कि आपकी फैमिली मेम्बर में मेरे ही खुद के पेरेंट्स ने, सब ने मतलब यूज़ करी है। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे पेरेंट्स लगवाएं और उसमें ऐसा नुकसान पाए। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा, कोई भी वैक्सीन मिले आप लगवा सकते हैं। बाकी सारी नॉलेज जो भी इससे रिलेटेड जैसा भी इंफॉर्मेशन वो मैंने सबको आपको दे दी गई है। बाकी आप भी थोड़ा डिसाइड करें, ये आपके ऊपर है, ये आपकी विश के ऊपर है कि कौन सी वैक्सीन आप लगवाना चाह रहे हैं। बाकी एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी पर्सन वैक्सीन लगवाने जा रहा है वो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है, कोई भी, चाहे हार्ट की हो, चाहे अपना अस्थमा की हो, कोई भी XYZ एलर्जी की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो अपने वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू दोस्तों।